हम मुसलमान नहीं हैं, भले ही इस धर्म की पुनर्स्थापना वास्तव में मिस्र में 10वीं और 11वीं शताब्दी में हुई थी। जब हम यहाँ आ रहे थे हमने साइन बोर्ड देखे जो 3 भाषाओं में लिखे हुए थे। एक अंग्रेजी है, दूसरी हिब्रू है और तीसरी अरबी है। ये पूरे देश में है कि भले ही हमारी अरबी बोलने वाली आबादी सिर्फ 20 लाख है, ओके। फिर भी हमें 80 लाख की तरह अधिकार मिलते हैं। 6000 इजरायली IDF सैनिक मुसलमान हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न अदालतों में भी कई मुस्लिम जज हैं जो न्याय प्रणाली में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। तो आप इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं कि इजरायली या खासकर यहूदी मुसलमानों से नफरत करते हैं, जबकि 5 से 6 हजार मुसलमान IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज में सेवा दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं इस समय वेस्ट बैंक में इजराइल आया हुआ हूं और यहां पर मेरे साथ में 2 डिप्लोमेट्स हैं। डिप्लोमेट नंबर 1 जो कि इंडिया में इजराइल का काम संभाल रहे हैं और डिप्लोमेट नंबर 2 जो कि नेपाल में इजराइल का काम संभाल रहे हैं, या फिर ये कहिए कि नेपाल से इजराइल के संबंध बेहतर कैसे हो उसकी देखरेख आप कर रहे हैं। लेकिन दोनों में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, और वो ये था कि ये दोनों ड्रूज कम्युनिटी से आते हैं। ड्रूज टेक्निकली अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए जाने जाते हैं। आपका ओरिजिन सीरिया से है और सीरिया के बाद में अब आप इजराइल की सरकार के साथ हैं। सीरिया, इजराइल एंड नाउ इन गवर्नमेंट, और इतने कॉम्प्लिकेटेड पदों पर जहां से रिलेशंस रखना बहुत जरूरी होता है। सो मैं समझने का प्रयास करूंगा पहले ड्रूज कल्चर के बारे में, और उसके बाद में सेकेंडली ये समझने का प्रयास करूंगा कि ड्रूज का इजराइल से रिलेशन क्या है, और तीसरा कितने परसेंटेज मुस्लिम्स हैं जो इजराइल में रहते हैं, बिकॉज ड्रूज कहीं ना कहीं इस्लाम से रिलेट करते हैं। धन्यवाद और इजराइल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या ड्रूज लोग मुसलमान हैं या उनकी अपनी एक अलग पहचान है? ड्रूज एक पृथक जातीय धार्मिक समूह है। हम मुसलमान नहीं हैं, भले ही इस धर्म की पुनर्स्थापना वास्तव में मिस्र में 10वीं और 11वीं शताब्दी में हुई थी, विशेष रूप से फातिमी खिलाफत के परिसर के भीतर, और यह पूरी तरह से इजरायली शिया से अलग हो गया। लेकिन अंततः यह विकसित होकर एक पूर्णतः अलग धर्म बन गया जो इस्लाम से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। बिल्कुल, हम सभी पैगंबरों में विश्वास करते हैं, हम उन सभी धर्मों और आस्थाओं में विश्वास करते हैं जो इंसानों के मार्गदर्शन के लिए भेजी गई थीं, लेकिन हम निश्चित रूप से अलग हैं। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या ड्रूज लोग अभी भी सीरिया में हैं या इजराइल में, या फिर दोनों देशों में मौजूद हैं? मध्य पूर्व में अब ड्रूज सीरिया के बीच विभाजित हैं। ड्रूज का अधिकांश हिस्सा सीरिया में है, लगभग 7 लाख। ठीक है। लेबनान में 250,000। ठीक है। इजराइल में लगभग 150,000 और जॉर्डन में लगभग 30,000 की एक छोटी सी समुदाय है। डायस्पोरा में भी कई ड्रूज लोग मौजूद हैं जो विभिन्न देशों में फैले हुए हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य स्थानों में। लेकिन सामान्य तौर पर पूरी दुनिया में ड्रूज की कुल संख्या लगभग 15 लाख के आसपास है। ठीक है, पूरी दुनिया में उनमें से अधिकांश सीरिया और इजराइल में रहते हैं। हाँ जी हाँ। ठीक है। लेबनान के बाद और फिर इजराइल। अच्छा, आफ्टर दैट लेबनान। ओके ओके ओके, ठीक है। और अब तीसरा सवाल है, इजराइल में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं? प्रतिशत में इजरायली समाज का 18% मुसलमान है। ठीक है। असल में जब हम यहाँ आ रहे थे हमने साइन बोर्ड देखे जो 3 भाषाओं में लिखे हुए थे। एक अंग्रेजी है, दूसरी हिब्रू है और तीसरी अरबी है। ये पूरे देश में है। और इसका मतलब क्या है? असल में मैं जानना चाह रहा था कि हिब्रू आपकी आधिकारिक भाषा है, तो फिर ये अरबी भाषा सभी साइन बोर्ड्स पर क्यों लिखी गई है? क्या आप समझाना चाहेंगे? हाँ, ये ज्यादातर साइन बोर्ड्स पर है, साथ ही शहरों के नाम और ट्रैफिक साइन भी ये हर जगह है। यहाँ तक कि सरकारी मंत्रालयों में भी आपको कुछ सेवाएं दोनों भाषाओं में मिलती हैं, अरबी और हिब्रू में भी। यही चीज़ हमारे देश को बहुत खास बनाती है कि भले ही हमारी अरबी बोलने वाली आबादी सिर्फ 20 लाख है, ओके। फिर भी हमें 80 लाख की तरह अधिकार मिलते हैं। ओके। इजराइल हमारी भाषा को मान्यता देता है। असल में पहले यह एक अनौपचारिक भाषा थी और फिर जब यह एक यहूदी देश बना तो हिब्रू आधिकारिक भाषा बन गई, लेकिन फिर भी अरबी को मान्यता प्राप्त है और आप इसे हर जगह देख सकते हैं। ठीक है, दुनिया भर में एक गलत धारणा है। असल में जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ लगभग 20 लाख मुसलमान रह रहे हैं। इजरायलियों के बारे में यह गलत धारणा है कि वे मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन अब यहां इस जगह पर आने के बाद मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इजराइल की 1 करोड़ की कुल आबादी में 20 लाख मुसलमान पूरी संतुष्टि पूर्वक और शांति से रह रहे हैं, तो यहूदी और मुसलमानों के बीच का जो एक गलत नैरेटिव पूरी दुनिया और विशेष रूप से इजराइल में देखा जाता है, वह आखिर कैसा है?
मैं आपको कुछ अतिरिक्त और विस्तृत जानकारी दूंगा। इजराइल एकमात्र पश्चिमी देश है जहां शरीयत कानून है, शी बाई एंड दारिडी, इस्लामी शरीयत कानून की अदालत। तो मुसलमान यहाँ इजराइल में शरीयत अदालत में जाते हैं और यह एक आधिकारिक सरकारी अदालत है। क्या यह इस्लामी शरीयत कानून है इजराइल में? यहाँ लगभग 400 मस्जिदें हैं, जिनमें से अधिकांश का निर्माण और रखरखाव सरकार द्वारा किया जाता है, धर्म मंत्रालय द्वारा। अधिकांश इजरायली इमाम अर्थात इजराइल में मुस्लिम इमाम सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए वे रब्बियों की तरह हैं। ये वही है। मैं यहाँ सिर्फ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि हम सह अस्तित्व में रहें। मुसलमान इजरायली समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। You want a crazy number? 6,000 इजरायली आईडीएफ सैनिक मुसलमान हैं। 6,000? स्वेच्छा से। इसलिए उन पर सेना में भर्ती होने का कोई दायित्व नहीं है, वे सेना में स्वेच्छा से शामिल होते हैं। अब आईडीएफ में 6,000 मुस्लिम काफी ज्यादा क्रेजी नंबर है ये। पुलिस बलों में अधिकारी हैं। मुझे लगता है कि हमारे लगभग 12 से 15 पुलिसकर्मी मुस्लिम हैं जो अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न अदालतों में भी कई मुस्लिम जज हैं जो न्याय प्रणाली में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। इजराइल के यूएमआई बैंक, नेशनल बैंक के पूर्व सीईओ की पत्नी मुस्लिम थी जो हिजाब पहनती थी और सब कुछ। तो मुसलमान इजरायली समाज का हिस्सा हैं। संसद सदस्य कम से कम महिलाएं और पुरुष दोनों। 12 संसद सदस्य मुस्लिम हैं। इसके अलावा 3 ड्रूज भी हैं। तो आपके पास क्नेसेट यानी इजरायली संसद में लगभग 15 से 16 अरब सदस्य हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। तो आप इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं कि इजरायली या खासकर यहूदी मुसलमानों से नफरत करते हैं, जबकि 5 से 6,000 मुसलमान आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज में सेवा दे रहे हैं? तो यह स्थिति इजरायलियों के लिए भी काफी असहज है। अगर मैं इसमें कुछ और जोड़ूं तो हम दोनों उत्तर दिशा से आते हैं और मैं इजराइल के और भी उत्तरी हिस्से से आती हूँ। मैं अक्को के पास रहती हूँ, जो एक ऐसा शहर है जहाँ अरब, मुसलमान और यहूदी एक साथ रहते हैं। हमारे पास इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाइफा। हाइफा में सभी जातियाँ हैं। वहाँ यहूदी हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सभी एक साथ सौहार्द से रहते हैं। इजराइल ने चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हों, इस रिश्ते पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। एक यहूदी व्यक्ति अब भी अपने पड़ोसी के पास जाता है, उनके साथ कॉफी पीता है और दिन बिताता है। हम साथ काम करते हैं, सरकारी, निजी क्षेत्र और हर जगह, यहाँ तक कि दुकानों में। आप एक ही कपड़ों की दुकान में यहूदी और मुस्लिम कर्मचारी को एक साथ काम करते हुए, शिफ्ट्स में सहयोग करते हुए और मिलजुल कर देख सकते हैं। दुनिया जो नहीं जानती वह अज्ञानता और इस बात की जागरूकता की कमी के कारण है कि असल में क्या हो रहा है। लोग बस वही मान लेते हैं जो वे सोशल मीडिया पर देखते हैं और जो वे हमारे पड़ोसी देशों से देखते हैं। वे सिर्फ यही जानते हैं कि मध्य पूर्व में यहूदियों और मुसलमानों या अरबों के बीच कैसा संबंध है। दूसरे देशों में हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमारे बीच सीमाएं हैं। उनकी सरकार का हमारी सरकार से कोई संपर्क नहीं है। हमारे बीच राजनयिक संबंध नहीं है। लेकिन अगर हम राजनीतिक मुद्दों को छोड़ दें तो मुझ पर विश्वास कीजिए, इस्लाम और यहूदी सौहार्दपूर्वक रह सकते हैं जैसे इजराइल के अंदर है। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग था ये जानना कि जिस गाजा में मुसलमानों और इजरायलियों के बीच में लड़ाई को दिखाने का प्रयास वर्ल्ड वाइड होता है, मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि उस आईडीएफ के अंदर 5 से 6,000 सैनिक मुस्लिम हैं और 18% जो इजराइल की पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। यहाँ पर शरिया लॉ कोर्ट्स चलती हैं, यहाँ पर सरकार के द्वारा अपॉइंटेड मौलवीज हैं। ये सब कुछ जानने के बाद कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन या नैरेटिव वॉर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।